गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक है, एक जो राष्ट्र है उसकी हम दृश्य कल्पना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति या एक राष्ट्र को किस प्रकार से चित्रित किया जाए, ये हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था। तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद और साम्राज्य। जो राष्ट्रवाद था और जो साम्राज्यवाद है उसके विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक जो स्वभाव था वो नहीं रहा। मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर इसका जो स्वभाव था या प्रतिक्रिया थी वो न रहकर जो मतलब वो सीमित हो गई। ठीक है, प्रथम जो सदी के स्टार्टिंग में था वो अब नहीं था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। मतलब उसके जो लक्ष्य थे, जो उसके सिद्धांत थे वो क्या हो गए, सीमित हो गए। वो संकीर्ण मतलब एक शक्की प्रकार का सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। मतलब वो एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। एक दूसरे की जो चिंता थी या जो भावनाएं थी वो उन्होंने छोड़ दी। लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। मतलब एक दूसरे से लड़ने के लिए वो तत्पर थे, तैयार थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने जो राष्ट्रवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। मतलब जो उनके अधीन लोग थे, उनके जो आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी या जो भावनाएं थी, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। मतलब जो बाल्कन क्षेत्र था वो इसका गंभीर रूप से राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। ठीक है, सोर्स था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। जो ये बाल्कन क्षेत्र था, यहाँ पे भौगोलिक जो उसकी जियोग्राफिकल स्थिति थी और जो जातीय कास्ट जो सिस्टम था उसके अंदर बहुत भिन्नता थी। ठीक है, इसमें आधुनिक रोमानिया, मतलब इसके अंदर जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बानिया था, यूनान था, मैसिडोनिया था, क्रोएशिया था, बोस्निया था इसके अंदर, हर्जेगोविना, मतलब ये इस राष्ट्र इसके अंदर शामिल थे। स्लोवेनिया था, सर्बिया और मोंटीनिग्रो शामिल थे। मतलब ये क्षेत्र उसके अंदर शामिल थे। उसे क्षेत्र मतलब जो स्रोत था उनके अंदर। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सलाव पुकारा जाता था। जो ये क्षेत्र के निवासी थे इनको आमतौर पर क्या पुकारा जाता था? सलाव, मतलब सलाव नाम से इन्हें पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो ओटोमन जो साम्राज्य था उसके नियंत्रण में जो बाल्कन जो क्षेत्र है उसका एक बड़ा हिस्सा इसके अधीन था या इसके नियंत्रण में था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। जो बाल्कन जो क्षेत्र था उसका जो रूमानी राष्ट्रवाद के विचार जो उसके अंदर फैल चुके थे और जो ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी क्या हो गई थी, विस्फोटक हो गई थी। ठीक है, कहाँ की? बाल्कन क्षेत्र की। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता था। ठीक है, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी में जो ओटोमन साम्राज्य था वो मजबूत बनना चाहता था लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय जो राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जो ओटोमन जो साम्राज्य था उसके अधीन बहुत सारी शक्तियां थी या राष्ट्र थे, तो वो उनको अपने अधीन रखना चाहता था। वो मतलब ज़्यादा तरक्की करना चाहता था, लेकिन जो वो शक्तियाँ थी वो क्या थी, मतलब वो राष्ट्र थे वो एक के बाद एक अपनी जो स्वतंत्रता उससे उसके चुंगल से निकलने की या स्वतंत्र होने की मांग या घोषणा करने लगे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात किसी विदेशी शक्ति ने उन्हें अधीन कर लिया। मतलब जो ये
बाल्कन के जो अक्षेत्र थे उन्होंने कहा कि कभी हम स्वतंत्र थे। जब उन्होंने इतिहास का जो इतिहास था अतीत था उसका इस्तेमाल उन्होंने यह साबित करने के लिए किया कि कभी हम भी क्या थे, स्वतंत्र थे, किंतु जो विदेशी शक्तियां हैं उन्होंने उन्हें अपने अधीन कर लिया। अंततः बाल्कन अक्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों को के रूप में देखा। मतलब जो उनके स्ट्रगल थे, संघर्ष थे, लंबे समय तक जो चले, तो उन्होंने जो अपने प्रयासों के बल पर उन्होंने अपनी जो आज़ादी थी उसको देखा। ठीक है, जैसे जैसे विभिन्न सलाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन अक्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भरी ईर्ष्या करते थे। मतलब वो क्या करते थे, एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, मतलब ईर्ष्या थी एक दूसरे में। और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। मतलब जो सभी अक्षेत्र थे या राज्य थे वो एक दूसरे से मतलब लड़ने के लिए तैयार थे, और वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलाका है या सत्ता है वो मेरे अधीन आ जाए। ठीक है, परिस्थितियाँ और अधिक जटिल परिस्थितियाँ जो थी वो और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन अक्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। मतलब उनके अंदर प्रतिस्पर्धा या जो कंपटीशन है वो होने लगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। इस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसने यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। जब उसके अंदर ये जो प्रतिस्पर्धाएं थी वो खुलकर सामने आई। ठीक है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत जो बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके अक्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, मतलब जो ये थे जर्मनी, रूस, ये अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मतलब इससे इनके जो इलाके थे वहाँ पे युद्ध हुए और इसी के चलते जो प्रथम युद्ध था वो भी हुआ। ठीक है, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। जो साम्राज्यवाद से जब ये राष्ट्र जुड़े तो ये 1914 में उसे महाविपदा मतलब एक बहुत बड़ी समस्या की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों में जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे और साम्राज्यवाद विरोधियों की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी जगह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक माना गया। तो जो राष्ट्र राज्यों में गठित किया गया उन्हें, ठीक है, समाज को अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक उन्हें मान लिया गया। तो प्यारे बच्चों, जो ये लेसन था हमारा यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय, आज ये कंप्लीट होता है। तो जो इसमें ये चित्र दे रखा है, चित्र 20, इसमें क्या दे रखा है, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक चित्र। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका मतलब यशगान कर रहा है, उसकी जो प्रशंसा है वो इसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई है। जो मतलब ये है फरिश्ते, देखो ये वाले, तो ये स्वतंत्रता का बैनर जो है उसको थामे हुए, देखो ये ऊपर जो ये वाले अग्र भाग में ब्रिटिश राज्य का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है, ये वाला। तो ये जैसे इसमें शेर, हाथी, वन, ये सब दिखाए गए हैं। तो जो ये चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, ये आपको राइट करने हैं। ये लेसन में आ चुके हैं सभी। तो जो ये लेसन था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट है वो हम लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही।
जो भी ये लेसन क्वेश्चन आंसर है आपको राइट अपने फेयर कॉपी में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग लगानी है, फेयर कॉपी सबकी अलग अलग। और जो काम है बिल्कुल साफ और क्लियर अच्छे से आपको राइट करने हैं क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।